students, I hope you all are safe and fine at your places and doing well. So students, what we were doing, we have finished with the chapter number 18 and I have shared the question answers with you as well. So today we are going to start chapter number 19, struggle towards freedom. So in this chapter, we will study about कि कैसे फ्रीडम के लिए जो हमारी कंट्री ने जो था स्ट्रगल किया था, कैसे कुछ लोगों ने, हमारी कंट्री के कुछ लोगों ने फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल किया था. उसमें इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री. सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू दिस कि क्या क्या स्ट्रगल किए गए थे. सो बिफोर दैट हमारे देश को, इंडिया को क्या कहा जाता था? इट वॉज नोन एज गोल्डन बर्ड. उसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था. हिंदी में वी कैन से सोने की चिड़िया कहा जाता था. वाई इट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन बर्ड और सोने की चिड़िया? इट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन बर्ड और सोने की चिड़िया बिकॉज हमारा जो कंट्री था, इट वॉज रिच इन एवरीथिंग. स्पाइसेस में, प्रीशियस स्टोन्स में, ज्वेलरी में, इन सब चीज़ों में हमारा कंट्री जो था रिच था, प्रोस्पेरस था. सो खुशहाली थी. ओवरऑल हमारी कंट्री में खुशहाली थी, प्यार था. सो दैट इज़ वाई इट वॉज नोन एज अ गोल्डन बर्ड. सो कुछ लोग हमारी कंट्री में आए. बेसिकली वो आए थे हमारी कंट्री में व्यापार करने. वी कैन से कि ट्रेड के लिए आए थे वो, बिजनेस के लिए आए थे वो. बट उन्होंने क्या किया? बिजनेस के बहाने हमारे इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की. दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग आवर कंट्री. और बिकॉज क्योंकि हमारा जो इंडिया के लोग थे, दे वर अनएजुकेटेड. वो अनएजुकेटेड थे. दे कैन नॉट रेज वॉइस अगेंस्ट, लाइक जो उनके ऊपर जो प्रेशर होता था, सो उसके अगेंस्ट वॉइस रेज नहीं कर पाते थे. सो दैट इज़ वाई वो क्या हो गए, उनके प्रेशर में आ गए. एंड दैट इज़ हाउ वी वेंट इन टू द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश. मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हम कंट्रोल में चले गए. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट कि हमने अपनी, इंडिया के लोगों ने कैसे अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया. This is the all story about this thing. So I will show you the pictures as well and explain with the text as well with my screen so that it will be easily clear to you. So students, this is chapter we have started, struggle towards freedom. Struggle towards freedom, we will study about the freedom fighters, those who have fight for our freedom. So first of all, introduction. As I told you, India was known as golden bird. India को क्या कहा जाता था? India को golden bird कहा जाता था. This name was given because of its wealth and prosperity. ये नाम इंडिया को क्यों मिला था? उसकी वेल्थ और प्रोस्पैरिटी की वजह से मिला था. Because India was rich in spices, textiles, precious and semi-precious stones, jewels, all kind of pearls. तो इंडिया क्या था? इंडिया स्पाइसेस में रिच था, टेक्सटाइल्स में भी रिच था, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं उसमें भी, और ज्वेलरी में भी, और पर्ल्स जो मोती होते हैं उसमें भी. हर तरह से इंडिया वॉज रिच इन एवरी लाइक फील्ड. इंडियन गुड्स वर वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड. इंडिया का जो सामान था वो पूरे देश भर में फेमस था. वाई इट वॉज फेमस? क्यों फेमस था वो? बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सामान था, वो जो था हाथ से बुना जाता था. कई कई सामान, जैसे कपड़े हैं, हाथ की बुनाई होती थी. तो वो हाथ की बुनाई जो होती थी वो बहुत फाइन होती थी, बहुत महंगी भी होती थी. सो दैट इज़ वाई इट वॉज फेमस. और अरब्स वर द फर्स्ट ट्रेडर्स विद हुम इंडिया डिड बिजनेस. सबसे पहले इंडिया ने बिजनेस किसके साथ किया? अरेबियन कंट्रीज के साथ किया. देन केम द पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, एंड देन इंग्लिश. And there were fight among these powers to control over the Indian product and market. और इन कंट्रीज़ के बीच में, मतलब अरेबियन कंट्रीज़ में, पोर्टुगीज़ कंट्रीज़ में, फ्रेंच कंट्रीज़ में और इंग्लिश कंट्रीज़ में, इन सब में देयर वॉज अ फाइट. उनके बीच में एक फ़ाइट थी कि इंडिया में कौन अपना कंट्रोल जमाएगा और कौन जो है इंडिया में अपनी मार्केट को एस्टेब्लिश करेगा. सो इंग्लिश वर विक्ट्रियस. जो इंग्लिश थे, इंग्लिश कंट्रीज थी, वो उसमें जीत गई.
आफ्टर सम टाइम दे नॉट ओनली कंट्रोल द ट्रेड, मतलब कुछ टाइम के बाद उन्होंने सिर्फ इंडिया में अपना जो था ट्रेड, अपना बिजनेस ही कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंडिया को ही कंट्रोल करने की कोशिश की. दे नॉट ओनली कंट्रोल द ट्रेड थ्रू अ कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ऑल्सो रूल्ड ओवर द इंडिया. उन्होंने इंडिया पे रूल करने की कोशिश की. द कंपनी बॉट गुड्स फ्रॉम इंडिया एट अ चीप रेट. ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने एक बनाई जिसके थ्रू वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करते थे. तो वो कंपनी क्या करती थी वो कंपनी इंडिया के लोगों से मतलब गुड्स लेती थी चीप रेट के ऊपर, यहाँ से सामान लेती थी और यहाँ से चीप रेट में सामान लेके अपने कंट्री में जाके उसको हायर रेट के ऊपर बेचती थी, जिससे क्या होता था इंडिया के लोगों को बहुत नुकसान होता था. दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उनको बहुत लॉस होता था. एज अ रिजल्ट द कंपनी अर्न लार्ज प्रॉफिट. इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी ने लार्ज प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया और इंडिया को क्या होना, लोगों को क्या होना शुरू हो गया, लोगों को लॉस होना शुरू हो गया. द कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन वेरियस इंडियन टाउन्स. तो कंपनी ने क्या किया, वेरियस कंट्रीज के अंदर अपना द कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन वेरियस इंडियन टाउन्स. उन्होंने इंडिया के छोटे छोटे टाउन्स के अंदर अपनी जो थी कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना शुरू किया. To show that they were protecting these factories, a number of forts and armies were maintained by the British. और उन फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के बहाने उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने फोर्ट बना दिए, अपनी आर्मीज जो थी इंडिया में खड़ी कर दी. जो दिस इज हाउ दे हैव स्टार्टेड बिजनेस. उन्होंने करना तो बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के बहाने उन्होंने हम पे रूल करना शुरू कर दिया. एंड हाउ दे हैव रूल्ड अस, उन्होंने कैसे हम पे रूल किया, रूल करने के लिए उन्होंने हमसे जो था सस्ता सामान लेके अपने देश में जाके उसे महंगे दाम पे, उसे महंगे रेट पे बेचा. प्रॉफिट सारा उनका होता था, लॉस सारा किसका होता था, इंडियंस का. और फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया के टाउन्स के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर अपनी फैक्ट्रीज बनवा दी. फैक्ट्रीज बनवाने के बाद व्हाट दे डिड, उन फैक्ट्रीज के बहाने उन्होंने वहाँ पे अपनी आर्मी खड़ी कर दी, सो दैट दे कैन से कि ये जो आर्मीज हैं ये हमारी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है. एंगर ऑफ इंडियंस. सो इंडियन हैड एन एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्रेरियन का मतलब होता है जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है, इस तरह की इकोनॉमी होती है. इंडिया हैड अ एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, तो उनकी इकोनॉमी भी वैसी थी. दिस meant that the livelihood of the people mainly depend upon agriculture produce. इसका मतलब क्या था कि इंडिया के जितने भी लोग थे, लगभग लोगों का जो था घर किससे चलता था, उनकी खेती बाड़ी से चलता था, उनके एग्रीकल्चर से चलता था. सो इंडिया हैड अ एग्रेरियन इकोनॉमी. उनकी इकोनॉमी कैसी थी, खेती बाड़ी वाले लोग ज़्यादा थे. This meant that the livelihood of the people mainly depend upon agriculture produce. England was a developed country with factories and industries. इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था और इंग्लैंड क्या था, एक डेवलप्ड कंट्री था जिसके अंदर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की बहुत भरमार थी, बहुत फैक्ट्रीज थी. तो उनको फैक्ट्रीज में अपना रॉ मटेरियल चाहिए होता था और मार्केट चाहिए होती थी अपना सामान बना हुआ बेचने के लिए. अब जहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जब तक सामान बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, और सामान बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. तो रॉ मटेरियल बनने के बाद, रॉ मटेरियल से सामान बनने के बाद उसको बेचने के लिए एक मार्केट भी चाहिए. सो इट नीड रॉ मटेरियल एंड मार्केट टू सेल ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. दिस वॉज ओनली पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग इंडिया. ये कैसे पूरा हो सकता था, सिर्फ इंडिया को कंट्रोल करके. हाउ, सो दैट इंडिया के लोग उनके लिए वैसी फसलें उगाएं जो उनको चाहिए. इंडिया के लोग बेसिकली कैसी फसलें उगाते थे, जो उनके खाने का गुजारा, जो उनके घर का गुजारा कर सकें.
मतलब फूड क्रॉप्स बनाते थे, वो फूड क्रॉप्स उगाते थे, जैसे कि राइस है, वीट है, मेज है इस तरह की क्रॉप्स वो उगाते थे जिससे उनका खाना पीना चलता था. सो द द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर ऑफ इंडिया. उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के जो पुअर फार्मर थे, जो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे, अपना खाना पीना वहाँ उगाते थे, उनको क्या किया, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उनको मार कुटाई करके उनको जोर ज़बरदस्ती उनके साथ शुरू की. तो फार्मर्स को द फार्मर वर फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप्स दैट वुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंग्लिश फैक्ट्रीज. सो अब उनके साथ जोर ज़बरदस्ती से ऐसी क्रॉप्स उगवाई जाने लगी जिससे कि जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, जो इंग्लैंड में जो फैक्ट्रीज थी, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके. और ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं जो बिजनेस के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको हम कैश क्रॉप कहते हैं. जो जो आपकी वीट है, मेज है, राइस है, इस तरह की जो खाने की जो क्रॉप्स होती हैं, जो जिससे कि किसी के घर चलते हैं उनको हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं. और द क्रॉप्स विच इज़ यूज टू लाइक ग्रो द बिजनेस, जो बिजनेस पर्पस के लिए जो क्रॉप्स उगाई जाती है उनको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप. जैसे कि कॉटन, कॉटन से क्या बनता है, कॉटन से कपड़ा बनता है. सो कॉटन को हम खा नहीं सकते, सो कॉटन इज अ कैश क्रॉप. सो the farmer were forced to grow crops that would be used as raw material in English factories. These were called as cash crops. उनको क्या कहा जाता था, cash crop. Cotton, a cash crop, served as raw material for the textile industries in England. Textile industries मतलब जहाँ पे कपड़ा बनता है. I told you. तो वो कॉटन जो थी इंडिया से जो प्रोड्यूस होती थी, जो कॉटन थी वो इंडिया में प्रोड्यूस होती थी, और उससे जो कपड़ा बनता था वो इंग्लैंड में बनता था. सो वो कॉटन यहाँ से हमसे कम रेट में, बिल्कुल बिल्कुल सस्ते दाम में हमसे कॉटन उठाते थे, जिससे कि जो थे फार्मर्स, उनका घर तक नहीं चलता था, वो अपना घर भी नहीं पूरा कर पाते थे, इतना उनको पैसा मिलता था सिर्फ ऐसी क्रॉप्स के बदले. सो ऐसी क्रॉप्स उनसे उगवाई जाती थी, जैसे कि कॉटन क्रॉप हो गई, और उससे उनका घर भी नहीं बढ़ता था. वो सस्ते दामों पे कॉटन यहाँ की मार्केट से उठाते थे और उससे वहाँ की मार्केट में अपना कपड़ा बनाते थे और उस कपड़े को अपना हायर प्राइस पे बेचते थे. सो served as a raw material for the textile industries in England. This raw material was purchased by the company at very low price. बहुत low price पे हमसे खरीदा जाता था. The farmers were not allowed to grow food crop and a cotton mill in England. As a result, many farmers and their families starved. इससे क्या हुआ, उनको फूड क्रॉप्स उगाना अलाउड नहीं था फार्मर्स को, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती थी. इसका रिजल्ट क्या हुआ, फार्मर और उनकी फैमिलीज, उनके परिवार वाले भूखे मरने लगे. बिकॉज जब खाने के लिए रोटी नहीं होगी, दाने नहीं होंगे, तो हाउ दे विल ईट. सो दैट इज दे स्टार्टेड स्टार्विंग मतलब भूखे मरने लगे. The Indian handloom industry suffered because of the cloth manufactured in India. अब क्या हुआ, इंडिया का जो हैंडलूम बिजनेस था, इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, वो किसकी वजह से सफ़र होने लगी, वो उस वजह से सफ़र होने लगी जो कपड़ा इंग्लैंड में बनता था. हाउ, बिकॉज क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज चीप एज इट वॉज प्रोड्यूस इन बल्क इन द मिल्स. तो इंग्लैंड में जो कपड़ा बनता था वो सस्ता था. वो सस्ता क्यों था, क्योंकि हमसे जो सस्ते रेट पे जो यहाँ से कॉटन उठाई जाती थी जिससे वो कपड़ा बनता था, तो वो उसको आगे अगर थोड़े से प्रॉफिट के साथ भी बेचेंगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसके साथ हुई, इंडियंस के साथ हुई. हैंडमेड क्लोथ, जो इंडिया में हैंडमेड क्लोथ बनता था, जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री थी, जो हाथ से कपड़े की बुनाई करते थे, वो हाथ से कपड़ा बुना हुआ महंगा होता था क्योंकि उसके अंदर एफर्ट्स भी बहुत लगते थे. एज इफ दिस वॉज नॉट एनफ, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने उल्टे सीधे
कानून बनाने शुरू कर दिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अनजस्ट लॉ विच मेड द नवाब एंड किंग ऑफ इंडिया वेरी अनहैप्पी। बहुत उल्टे सीधे उन्होंने रूल्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि अगर कोई राजा, उसके घर में कोई बच्चा नहीं होगा, एंड अगर उसके घर में कोई बेबी नहीं होगा तो वो राजा की अगर डेथ हो जाएगी तो वो जो सारा राज्य होगा, सारा किंगडम होगा, वो ब्रिटिश अपने अधीन कर लेंगे, अपने अंडर ले लेंगे वो। सो इस तरह के उल्टे सीधे कानून उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी रिसीव्ड वेरी ह्यूज सैलरीज। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उनको बहुत हायर सैलरीज मिलती थी। और इसके साथ साथ इंडिया के जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने जो था निकालना शुरू कर दिया आर्मी में से। उससे क्या हुआ कि सोल्जर्स जो थे इंडियन आर्मी के वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके घरों में भी खाना आना बंद हो गया, बिकॉज दे आर नाउ अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट हैविंग एनी वर्क। और दूसरा उससे नुकसान क्या हुआ, जब वहाँ से इंडियन सोल्जर्स की जगह पे, इंडियन आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स की जगह पे ब्रिटिश ऑफिसर्स आ गए, तो हमारी जो आर्मी थी उस पर भी किसका कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। इन शॉर्ट द ब्रिटिश वर टेकिंग फुल कंट्रोल थ्रू अनफेयर पॉलिसीज दैट एंगर्ड द इंडियंस। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इंडिया की सारी पावर्स को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया बाय अनफेयर मीन्स, गलत तरीकों से। और गलत तरीकों से अगर कोई किसी की पावर को लेना की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। तो सेम एज इंडियंस के साथ हुआ, जब जब उनकी पावर्स को अनफेयर मीन्स के साथ, अनफेयर पॉलिसीज के साथ जो था छीनना शुरू किया गया, उनको गुस्सा आने लगा। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिकेम प्रोटेस्टिंग। तो कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करने शुरू कर दिए, नारे लगाने शुरू कर दिए, धरने देने शुरू कर दिए। बट वो जो प्रोटेस्ट थे समहाउ सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे, क्योंकि यूनिटी नहीं थी। जहाँ पे यूनिटी नहीं होती है, जहाँ पे लोगों के बीच में एकता नहीं होती है, पावर नहीं होती है एक दूसरे के साथ यूनाइट करने की, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। जब चार लोग एक साथ बैठते हैं, चार लोगों की हर बात के ऊपर अलग अलग डिफरेंसेस हैं और वो एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ हर चीज़ पे उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वो चार लोग इकट्ठे मिलके कभी किसी को कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सेम एज इंडिया के साथ था कि प्रोटेस्ट तो हुआ, नारेबाजी हुई, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश के अगेंस्ट, इंग्लिश कंट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो शुरू हुआ, बट वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता था, बिकॉज क्योंकि इंडिया में यूनिटी नहीं थी, लोग एक दूसरे के साथ नहीं थे, कोई उनकी फेवर में जाके खड़ा हो जाता था, तो वो जो था अनसक्सेसफुल हुआ। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी टिल एंगर ऑफ इंडियन एंड टुमारो वी विल बी स्टडिंग अबाउट कि ये जो प्रोटेस्ट थे ये रिवॉल्ट में कैसे बदले, मतलब एक नई क्रांति कैसे आई इन प्रोटेस्ट से। वी विल स्टडी अबाउट दिस थिंग एंड टिल द टाइम यू कैन रीड दिस चैप्टर from page number 116 and 117, and we will meet tomorrow with further continuity of this chapter. Bye students.